हेलो, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। तो हम लोग महासंग्राम की सीरीज़ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और महासंग्राम का जो सीरीज़ आपका चलता आ रहा है 21 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 31 दिसंबर तक होना था, उसे एक्सटेंड किया गया है 4 जनवरी तक आप लोगों के लिए स्पेशली। तो उसी में हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स का दूसरा PYQ का सेशन देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे हमने बताया आपको कि अगर ये एक्सटेंड हो चुका है तो जो आपका ये डिस्काउंट आपको सभी कोर्सेज पे मिल रहे थे वो आज तक मतलब 4 दिसंबर तक अभी आपके लिए वैलिड है। ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस डिस्काउंट को ले सकते हैं अगर आप कोर्स में जुड़ना चाहते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आपको फिर उसी प्राइस पे ये कोर्स खरीदना होगा। 4 जनवरी तक ये डेट एक्सटेंड की गई है। ठीक है। तो चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क भी दिया था। किसी बच्चे ने भी कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई नहीं किया, बट मैं वेट करूंगा फिर से कि आप लोग उसका रिप्लाई करिए इस बार। लेकिन होमवर्क आप लोगों को नहीं दूंगा, इसलिए कि जब लास्ट टाइम नहीं किया तो पता नहीं इस बार करेंगे कि नहीं। ठीक है। और दूसरी चीज़ है, ये जो कोर्स हम बता रहे थे आपको 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। कब तक? 4 जनवरी तक। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरा चीज़ है, जो आपका ये महासंग्राम का शेड्यूल है वो देखना है आप लोगों को, तो YouTube के कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोग जाके उस शेड्यूल को देख सकते हैं कि कौन से टीचर आपको कब क्लास लेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। बाकी आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है। लगे रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, बस इतना कहेंगे। हो सकता है कि पहली बार में ना मिले, मतलब थोड़ा टाइम लगे, बट अगर आप सही डायरेक्शन में लगे हैं तो सफलता आपको मिलनी तय है। ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, जो कि है वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट आपको आंसर भी बता सकते हैं, बट अगर यहां वैल्यू एडेड मेथड का बात आ रहा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैल्यू एडेड मेथड कहां पे यूज होता है, किस चीज को कैलकुलेट करने में यूज होता है, और कोई अल्टरनेट मेथड है क्या उन चीजों को कैलकुलेट करने में। इन चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो देखिए हम आते हैं इधर, इसे क्या कहते हैं वो डिफरेंट चीज है। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हमारे पास 3 मेथड होते हैं उसको कैलकुलेट करने का। वो 3 मेथड कौन से होते हैं? इनकम मेथड, ठीक है, इनकम मेथड। उसके बाद आपका दूसरा जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड, और लास्ट वन आपका होता है, इन 3 मेथड से हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। लास्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, जो आपका क्वेश्चन है। यहां से आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा कि उसे और क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है। VAM हम शॉर्ट में लिख दिए, वहां पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हो। बाकी उसके बाद अब हम आपको एक क्या दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, ठीक है, उसका डायग्राम बनाएंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और वहां से आप इन तीनों मेथड को इजीली समझ सकते हैं कि कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फर्म है और हाउस होल्ड है। बाकी हम उसमें कुछ एजम्पशंस करते हैं कि बीच में कोई लीकेज नहीं है, मतलब क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कुछ मान के चलते हैं। बाकी क्या है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है
जो फैक्टर ऑफ सर्विस है वो केवल हाउस होल्ड फर्म को दे रहे हैं और फर्म जो पेमेंट कर रहे हैं वो केवल हाउस होल्ड को दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है। ठीक है, और ऊपर का आपका, ऊपर स्पेस कम है तो इसे थोड़ा हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होता है, पहले हम चीज डायग्राम बना लेते हैं फिर आप लोगों को समझाते हैं। फैक्टर सर्विस, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, ऊपर वाला स्पेंडिंग होता है, मैं गलती से सेविंग लिखने जा रहा था, क्या होता है, स्पेंडिंग होता है। ठीक, और ये क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, गुड्स एंड सर्विस, हम इसे ए से पॉइंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसे बी से कर लेते हैं और इसे सी से कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है उसमें हमारे पास, हमने बोला कि एक फर्म होता है, एक फर्म नहीं मतलब फर्म है, हाउस होल्ड है। ठीक है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हाउस होल्ड के लोग हैं वो जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी मतलब अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे अर्निंग कर रहे हैं, तो वो कहां कर रहे हैं, फर्म में कर रहे हैं। ठीक है, जो वो चीजें खरीद रहे हैं कहां से कर रहे हैं, फर्म से ही सब कुछ खरीद रहे हैं। ठीक, दूसरी चीज है कि हाउस होल्ड कोई सेविंग नहीं कर रहा है, मतलब लीकेज कहीं नहीं है बीच में, जो भी पैसा मिल रहा है पूरा वापस यही फर्म पे खर्च हो जा रहा है। ठीक है, और फर्म जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कहां से ले रहा है, हाउस होल्ड से ही ले रहा है। अब आप बात आ रही है बार बार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, आप लोगों ने सुन रखा होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। ठीक, अब लैंड क्या देता है आपको, लैंड से हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। ठीक है, लेबर से क्या मिलता है, वेज लेबर को मिलता है अगर वो काम करेगा तो। कैपिटल इंटरेस्ट जनरेट करता है। ठीक, आप लोगों को विजिबल है, आई थिंक यहां पे विजुअल नहीं है, फिर भी हम उस चीज को लिख रहे हैं। एंटरप्रेन्योर क्या है, प्रॉफिट। तो अब देखिए यहां पे एक फर्म है, फर्म क्या होती है, इंडस्ट्री हो गई, हाउस होल्ड है। ठीक है, तो फर्म को क्या करना है, कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना है। अब उस गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए फर्म को कहां जाना होगा, हाउस होल्ड के पास जाना होगा। क्यों, क्योंकि हाउस होल्ड जो होगा वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, मतलब वो क्या करेगा, लेबर की, मतलब लेबर कहां से मिलेंगे आपको, हाउस होल्ड से मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हाउस होल्ड आपको फैक्टर सर्विस देगा, किसको, फर्म को। जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देगा फर्म को, तो फर्म वहां क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब उस गुड्स एंड सर्विस को जब प्रोड्यूस करेगा फर्म, किसके थ्रू, हाउस होल्ड के थ्रू। तो हाउस होल्ड अगर वहां पे वर्क कर रहा है तो हाउस होल्ड को कुछ पेमेंट भी मिलेगी। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो फर्म क्या होगा जो यहां पे ये मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, उसका पेमेंट किसको करेंगे, हाउस होल्ड को करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए उन्होंने चीजें बना ली, हाउस होल्ड को पेमेंट हो गया। अब फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विस बनाया वो कहां पे मतलब वो आपका कहां पे सेल करेंगे, हाउस होल्ड को। ये गुड्स एंड सर्विस जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वो पूरा कहां चला जा रहा है, हाउस होल्ड के पास। ठीक है, अब हाउस होल्ड उसे खरीदने के लिए क्या कर रही है, एक्सपेंस कर रही है, स्पेंडिंग कर रही है, खर्च कर रही है। ठीक है, तो ये आपका पूरा इकोनॉमी हो गया। अब यहां पे आप सोचिए ये पूरा स्पेंडिंग हो जा रही है। ठीक है, कहां से, हाउस होल्ड से। इनके पास मतलब जो पैसा है जो पूरा कहां पे लगा दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस में लगा दे रहे हैं। तो हमारे देश की जो नेशनल इनकम है, एक तो यही हो जाएगी कि जितना एक्सपेंस कर रहा है हाउस होल्ड वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका नेशनल इनकम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो गुड्स एंड सर्विस फर्म प्रोड्यूस कर रहा है,
ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विस फर्म प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जितनी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, वो आपकी एक नेशनल इनकम हो जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के बदले फैक्टर ऑफ पेमेंट मिल रहा है, फैक्टर पेमेंट मिल रहा है हाउस होल्ड को, वो भी आपका क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा। अब यही 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। स्पेंडिंग वाला जो मतलब अगर पॉइंट ए के हिसाब से देखेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, जहां पे पॉइंट ए के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्पेंडिंग के हिसाब से तो एक्सपेंडिचर मेथड होता है। दूसरा अगर पॉइंट बी पे देखेंगे गुड्स एंड सर्विस तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है कि एग्रीगेट प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस किया फर्म ने, उसकी कितनी वैल्यू है, वो हमारी नेशनल इनकम हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से सी पे कि फैक्टर पेमेंट जो होता है वो क्या हो गया, इनकम मेथड। ठीक है, कि इसको प्रोड्यूस करने से हाउस होल्ड ने कितना इनकम जनरेट किया, कितना एग्रीगेट इनकम जनरेट किया, वो आपका क्या हो जाता है, इनकम मेथड हो जाता है। यही 3 मेथड है हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहां से आप इजीली समझ गए होंगे इस जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से है कि कैसे आपके कौन से 3 मेथड हैं जो हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। अब अगर नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एनडीपी, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। यही तो होता है आपका नेशनल इनकम। एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये चीज हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। बाकी यहां पे 3 मेथड हमने बताया। अब आप इसका इजी वे में मतलब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, उत्पाद विधि जो है वो होगा, वैल्यू एडेड मेथड को जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो प्रोडक्ट मेथड से जाना जाता है। ठीक, हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहां पे आपको लिस्ट दी हुई है, प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं इसे। यहां पे आपको लिस्ट दी हुई है। ठीक है, क्या लिस्ट दिया हुआ है, ह्यूमन कैपिटल, पहले मतलब 2 लिस्ट दी हुई है और वो हमें मैच करना है। यहां पे आपका जो पहला लिस्ट है उसमें दिया है ए में ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर इन चारों चीजों को आप जानते रहेंगे तो इसे इजीली मैच कर लेंगे। ठीक है, तो इन चारों को पहले हम जानते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है बेटा, देखो ह्यूमन कैपिटल जहां पे, ठीक है, किसी पर्सन के पास अगर एजुकेशन, स्किल, ये सब चीजें हैं तो वो क्या करेंगी, उस पर्सन के लिए वो प्रोडक्टिव चीज होगी, प्रोडक्टिव होगी। उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि वो ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो अर्निंग कर सकता है। जब उसके पास कोई मतलब ऐसी स्किल है जो इंटेंजिबल है, हमें दिख नहीं रही, फिजिकली हमें नहीं दिख रही है, बट हमारे पास क्या है, हमारे पास एजुकेशन है, स्किल है, तो उससे हम क्या करेंगे, मतलब वो हमारे लिए प्रोडक्टिव है। तो वो क्या होता है, वो ह्यूमन कैपिटल होता है कि वो जो स्किल है वो प्रोडक्टिव है। तो अगर आप इसमें देखोगे ए का कौन सा हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन एंड हेल्थ हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक येलो आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार चेंज कर लेता हूं इसे, कलर रेड कलर कर लेता हूं। ठीक, तो आपका ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया, एजुकेशन एंड हेल्थ हो गया। ठीक है, वहीं पे आपका अगर फिजिकल कैपिटल की बात होगी तो फिजिकल कैपिटल बेटा ऐसी चीज होती है, ऐसा टेंजिबल गुड, ठीक है, जो ह्यूमन के द्वारा प्रोडक्शन किया गया है। ठीक है, बट अब उस टेंजिबल गुड से, उस गुड से जो कि प्रोड्यूस किया गया है, उस गुड से फर्दर मतलब एन अदर गुड का प्रोडक्शन किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है, मतलब फिजिकल कैपिटल ये हो गया कि हमारे पास कोई ऐसी गुड है जिससे हम क्या कर रहे हैं, दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। उस गुड का अब फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में अब शामिल नहीं होगा, बट वो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। जैसे कोई मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गया, ठीक है,
तो ये सब चीजें आपकी जो हो गई वो क्या होंगी, फिजिकल कैपिटल होंगी। तो अगर फिजिकल कैपिटल होंगी तो मतलब यहां पे क्या होगा आपका, इसका बी का क्या हो जाएगा, टेक्निकल प्रोग्रेस हो जाएगा। फिजिकल कैपिटल में क्या हो रहा है, टेक्निकल प्रोग्रेस हो रहा है। अब यहीं पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोल रहा है तीसरा चीज। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया कि जब हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ पर्संस को ज्यादा क्या कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, स्किल उनके अंदर डेवलप कर रहे हैं, जिससे वो प्रोडक्टिव हो सके। ठीक है, जिससे वो प्रोडक्टिव हो सके। तो वहां पे आप देखोगे उनका क्या किया जा रहा है, ग्रोथ इनहेंस किया जा रहा है, कि जिससे वो प्रोडक्टिव साबित हो चुके हैं, उनके अंदर एजुकेशन, स्किल, इन सब चीजों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है, वहीं पे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट की बात आ रही है। आप लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सुना होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है कि जहां पे एक इंसान का क्या डेवलपमेंट हुआ है जब से पैदा हुआ है अभी तक, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ही ऑप्शन बचा है कि ह्यूमन वेलबींग जो होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग यहां से देख सकते हो, फर्स्ट का क्या है, सेकंड, ए का सेकंड है, ए का सेकंड आपको अगर केवल एक ह्यूमन कैपिटल आप लगा देंगे तो उसके बाद आप और बाकी ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल, ठीक, किसी विशेष मूल्य स्तर पर, व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स, द प्रोडक्ट मार्केट रीचेस टू इट्स। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जब कुल मांग अंतिम वस्तुओं की कुल आपूर्ति के बराबर होती है तो उत्पाद बाजार अपने, ठीक है, मतलब किस जगह पे पहुंचता है। अब जैसे आपके पास चार ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है एक्स एंटे कंजम्पशन, ये क्या होता है बेटा, ये ऐसी चीज होती है, एक्स एंटे कंजम्पशन हम उसे बोलते हैं जहां पे क्या किया जा रहा है, हाउस होल्ड एक प्लान्ड कंजम्पशन कर रहा है, कि मतलब वो प्लानिंग कर रखा है कंजम्पशन का, वो कंजम्पशन हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एंटे कंजम्पशन बोल रहे हैं, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है जो यहां पे स्टेटमेंट दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब स्वायत्त उपभोग, ये क्या होता है, ये आपका होता है जहां पे आपके पास कोई इनकम नहीं है फिर भी आप क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वो आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। तो ये भी आपका इस स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, निवेश गुणक। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है कि हम चीजों को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, चाहे वो इनकम हो, उन चीजों में हम क्या कर रहे हैं, अपने कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ये भी आपका गलत होगा। इक्विलिब्रियम लेवल यहां पे दिया है, इक्विलिब्रियम लेवल सेम यही चीज होता है जो आपको यहां पे दिया हुआ है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सॉरी, इक्विलिब्रियम लेवल, संतुलन स्तर। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, और देखते हैं वो क्या होगा। यहां पे आपको फिर से दो लिस्ट दिया हुआ है और इन दो लिस्ट को हमें क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा क्या होगा। अब जैसे आपके पास क्या है, लिस्ट 1 में दिया है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक, आपको दिख रहा होगा आई थिंक। दूसरा क्या दिया है, डिवैल्यूएशन, तीसरा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और चौथा डेप्रिसिएशन। इसे हमें इन चीजों से मैच करना है। देखिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, अगर हम इन चीजों लिस्ट 1 में जो हमें चीजें दी हैं, अगर इसे हम समझ लें तो दूसरा हम आसानी से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, इसी को हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग दूसरा नाम और जानते हैं, क्या, फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, यहां पे ये होता है कि जो भी डिमांड और सप्लाई की वजह से, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो डिमांड सप्लाई की वजह से जो करेंसी की वैल्यू में चेंज आ रहा है, वो आपका क्या होता है,
फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। ये आपका फिक्स्ड नहीं हो सकता, मतलब गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं रहता है, गवर्नमेंट इसे फिक्स नहीं कर सकती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में को, जबकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है उसमें गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का रोल होता है, उसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, चेंज भी होगा तो बहुत हल्का फुल्का होगा, इसे क्या कर सकते हैं, वो एक्सचेंज रेट को फिक्स कर सकते हैं। जबकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता है। यहां पे जो फॉरेन क्या हो रहा है, फॉरेन ट्रेड हो रहा है, उसमें जो आपका डिमांड सप्लाई की वजह से क्या हो रही है, करेंसी की वैल्यू अप या डाउन हो रही है, वो एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चेंज हो रहा है। सॉरी, करेंसी की वैल्यू नहीं, एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई की वजह से चेंज हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। डीवैल्यूएशन की बात होगी। डीवैल्यूएशन क्या होता है, जब एक देश की करेंसी दूसरे देश के करेंसी के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू गिर जाए तो क्या होता है आपका, उसे हम डीवैल्यूएशन करते हैं। अब डीवैल्यूएशन, अगर मान लीजिए किसी देश की करेंसी का रेट गिर जा रहा है तो उससे क्या घाटा होगा, वहां पे वो जो इंपोर्ट करेंगे वो उनको महंगा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी करेंसी की वैल्यू हाई है। ठीक है, अब उसके एक्सचेंज रेट में हमें ज्यादा पैसा देना होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हमने एक्सचेंज कर रहा हूं, मैं यूएस से बिजनेस कर रहा हूं, तो यूएस डॉलर और इंडियन रुपी में काफी डिफरेंस है, तो हमें कहीं नहीं कहीं क्या करना पड़ेगा, ज्यादा इंडियन रुपी देना पड़ेगा उनके, वो जब यहां पे एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें ज्यादा पे करना होगा, लेकिन अगर वहीं पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें कम पैसा मिलेगा। ठीक है, डिवैल्यूएशन की वजह से, तो वहां पे क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट देखने को मिल सकता है कि हमें क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा हमारा, क्योंकि हमारे करेंसी का वैल्यू कम है, या फिर हमें क्या करना होगा, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। ठीक, नेक्स्ट हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी साथ में डिस्कस किया ही था कि ये क्या है, कि जब एक करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी की वैल्यू के साथ टाई कर दिया जाए तो वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है। ठीक है, इसे गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है, फिक्स कर सकती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन आप लोग सभी आई थिंक जानते होंगे। डेप्रिसिएशन किसी एसेट की वैल्यू में जो गिरावट आती है, किन वजह से, वियर एंड टीयर की वजह से, ठीक है, या फिर टाइम की वजह से, ठीक, या फिर कुछ मान लीजिए टेक्निकल एनहेंसमेंट हो गया कहीं पे, मतलब कुछ ऐसी घटनाओं के लिए जिसके लिए कंपनी या फर्म या इंडस्ट्री ऑलरेडी तैयार है। ठीक, वो आपका क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन आपका होगा, एक चीज और होता है, मान लीजिए अब कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई या फिर कोई चोरी कर लिया आपका एसेट जो है, तो वो आपका फिर डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं होता है, वो आपका कैपिटल लॉस में काउंट होता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आप समझ गए होंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन 4 है, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, इसका आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल को। ठीक है, डिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डिवैल्यूएशन आपका गवर्नमेंट, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस, और फिक्स एक्सचेंज रेट पेग्ड एक्सचेंज रेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अभी हम लोगों ने बात किया था नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम में कौन इंक्लूड हो रहे हैं, हमने बात किया था क्या, नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या फॉर्मूला होता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसकी बात की जा रही है, आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट ऐसे हम करते हैं। तो यहां पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, अब ये बताना है हमें, क्या बताना है कि इनमें से कौन सा आपका
नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में शामिल किए जाएंगे और कौन सा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, नेशनल इनकम इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और यहां पे क्या है आपका नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे आप लोग ऐसे सुन लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको पहला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है क्या, डोनेशंस गिवन टू अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब एक चीज बताइए आप, जो डोनेशन दिए जाएंगे किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, वो क्या होगा, वो आपका ट्रांसफर पेमेंट में काउंट होगा, तो वहां पे ये चीज आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसे भी आप लिख ही लो, क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाता है कि जैसे फॉरेन में हमारे यहाँ के जो भी सर्विसेज या गुड्स चीजें जा रही हैं और हमारे यहाँ जो सर्विस कर रहे हैं, मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो जो फॉरेन टेरिटरी में हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं, बाकी हमारे यहाँ जो फॉरेन के लोग आके कर रहे हैं, दोनों का क्या किया जाता है, नेट देखा जाता है। मतलब यहां के लोगों से वहां का माइनस कर दिया जाता है, जो नेट आता है उसे हम क्या कर देते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एट फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, तो हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पे आपको दिया हुआ है कुछ चीजें, अब इसमें बतानी है हमें कि कौन सा आपका इसमें कंसीडर होगा नेशनल इनकम में। तो डोनेशन जो होते हैं वो किस में आते हैं, आपके ट्रांसफर पेमेंट में आते हैं। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, जहां पे क्या होती है कि बिना किसी गुड्स एंड सर्विस के कोई कुछ अर्न कर रहा है। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि जैसे आपके घर में क्या होता है, गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट कुछ आपको क्या करते हैं भाई, ऐसे विदाई टाइप का कुछ जाने लगते हैं, तो कुछ आपको क्या करते हैं, पैसा देते हैं। उसके लिए आपने कोई मेहनत तो नहीं किया ना, तो वो आपका क्या होगा, किस में शामिल हो जाएगा, ट्रांसफर इनकम में शामिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर कोई डोनेशन दे रहा है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, तो वो भी आपका ट्रांसफर पेमेंट में होगा, और ट्रांसफर पेमेंट जो होता है आपका नेशनल इनकम काउंटिंग में शामिल नहीं किया जाता है। जो हमारा फैक्टर इनकम है वो आपका शामिल किया जाता है, ट्रांसफर इनकम नहीं किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, जो इनकम टैक्स का पेमेंट होता है वो चीज, तो देखिए नेशनल इनकम बेटा हमने आपको बताया कि जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, ठीक है, उन्हीं की अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड देख रहे हैं, तो टोटल स्पेंडिंग जो है हाउस होल्ड का, उसकी बात केवल हो रही है, उसमें कोई टैक्स इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहां पे आपका फैक्टर कॉस्ट पे बात किया जा रहा है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जहां पे टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं किए जा रहे हैं, मार्केट प्राइस पे होता है, तो उसमें क्या होता है, टैक्स इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट, ये भी आपका गलत होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर इनकम में आएगा। अगर किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, तो वो स्टूडेंट ने कोई गुड्स एंड सर्विस तो प्रोड्यूस नहीं किया है, बिना मेहनत किए वो चीज पा रहा है, तो वो किस में आ जाएगा आपका, ये भी नहीं होगा। अगला क्या है, प्रॉफिट्स अर्न बाय एन इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांच इन फ्रांस। ठीक है, तो ये शामिल किया जाता है। अब जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, उसमें ये चीज आ जाएगा ना कि फॉरेन टेरिटरी में रह के हमारे यहां का कोई कुछ प्रॉफिट पा रहा है। ठीक है, तो वो चीज आपका नेशनल इनकम में कैलकुलेट होता है। अगला क्या है, परचेस ऑफ अ टेलीविजन सेट बाय अ कंज्यूमर हाउस होल्ड। यहां पे क्या है, गुड है, ठीक, वो मार्केट में है और वो कोई कंज्यूमर खरीद रहा है, वो भी ऐड होता है। तो आपका डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसी को हिंदी में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, धार्मिक संस्थान को दिया गया दान नहीं होगा, ठीक है, आयकर का भुगतान नहीं होगा,
छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति नहीं होगी। बाकी आपका 2 होगा, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी और ई हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6th क्वेश्चन, विच ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोग्राफी। भारतीय जनसांख्यिकी के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है। देखिए क्या होता है ना कि हमारे यहां हर 10 साल पे सेंसस निकाला जाता है, ठीक है, जहां पे क्या होता है, जनसंख्या की काउंटिंग होती है, ठीक। तो 1921 तक एक ऐसा सिस्टम चला आ रहा था जहां पे क्या हो रहा था, जनसंख्या भारत की कभी बढ़ती हुई दिखती थी, कभी घटती हुई दिखती थी। 1911 में जब सेंसस आया था तो उसमें जो काउंटिंग हुई थी देश के पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, उसमें क्या हुआ था, माइनस में आया था, कि मतलब वहां जनसंख्या देश की घटी थी। लेकिन 1921 से ऐसा देखने को मिला कि अब इसके बाद इंडिया की जनसंख्या हमेशा बढ़ी है, कभी घटने को नहीं दिखी है। इसके पहले क्या होता था, बढ़ता हुआ भी दिखा है, घटता हुआ भी दिखा है, ठीक है, दोनों तरह के डेटा आए हैं, ठीक। और कब से काउंटिंग शुरू हुई है, सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया की काउंटिंग हुई थी, कब, 1872 में। दूसरा आपका 1881 में हुआ, पूरे इंडिया में पॉपुलेशन, मतलब पूरे इंडिया का सेंसस था उसमें, ठीक है। तो यहां पे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए इसे बोला जाता है कि 1921 से आपका क्या हुआ कि उसके बाद आपकी पॉपुलेशन जो है, ठीक, वो कभी डिक्रीज नहीं की है, हमेशा बढ़ी है, ठीक। तो इसलिए इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 6th हो गया। 7th क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई द टर्म दैट मीन्स प्रोनेस टू फॉल इल फ्रॉम मेजर वाटर बॉर्न डिजीज। उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ है प्रमुख जल जनित रोगों से बीमार पड़ने की प्रवृत्ति। देखिए मोबिलिटी क्या होती है, यहां 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, चारों हम देखते हैं। मोबिलिटी क्या करती है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करने को हम मोबिलिटी बोलते हैं। अब वो ये भी हो सकता है कि हम पैदल चल रहे हैं, ठीक। दूसरी चीज क्या हो सकती है, कहीं हम एक जगह से मतलब पैदल चल रहे हैं, समथिंग यहां से जाने के लिए वहां, ठीक है, उसके लिए हमारे मसल्स चाहिए होने चाहिए। दूसरी चीज है हम कहीं एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं। तो इसमें कई तरह के, मतलब सिंपल सी बात है कि मूवमेंट की बात जब होती है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसे हम मोबिलिटी में काउंट करते हैं। तो ये मतलब ये कहीं प्रोनेस वाटर बॉर्न डिजीज से रिलेटेड तो है नहीं, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैटरनिटी से क्या होता है, जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो मैटरनिटी, उस चीज को क्या बोला जाता है, मैटरनिटी बोला जाता है। आपने मैटरनिटी लीव सुना होगा, जहां पे क्या होता है, जो मां बनने वाली महिला है, ठीक है, वुमेन है, उनको क्या होता है, ऑफिस से लीव मिलता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, इस वजह से, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा। ये आपका मलेरियलिटी, ठीक है, मलेरिया आई थिंक होना चाहिए। मलेरिया आप लोग सब जानते होंगे कि जो मॉस्किटो के काटने की वजह से बीमारी होती है वो मलेरिया होती है। लास्ट आपका क्या बच रहा है, मोर्बिडिटी होता है, जो आपका वाटर बॉर्न डिजीज की वजह से जिसमें सिकनेस आती है। अब ये किन रीजन से, इसमें कौन से आ जाएंगे आपके, एक आपका डायरिया हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका टाइफाइड फीवर जो होता है वो भी वाटर बॉर्न डिजीज है, थर्ड आप डाइसेंट्री लिख सकते हैं। ये सब आपके क्या हैं, वाटर बॉर्न डिजीज होंगे। किस वजह से हो रहा है, अगर क्या है कहीं पे वाटर साफ नहीं मिल रहा है, पानी में क्या है कीटाणु है, तो उसकी वजह से होगा, ठीक है। सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से ये डिजीज हो सकता है, ठीक। पॉवर्टी है, गरीबी है, तो वहां भी ये डिजीज आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आप लोग करेक्ट ऑप्शन देख लिए, मोर्बिडिटी, रुग्णता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच इज नॉट द वे टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड मतलब सतत विकास प्राप्त करने का कौन सा तरीका नहीं है, ठीक है। पहले तो हम लोग जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। ठीक है, तो आपका हम लोग बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। देखिए
सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका सबसे पहले जो ये वर्ड आया वो ब्रंड लैंड रिपोर्ट जो आई थी कब 1987 में, वहां से इस वर्ड का मतलब ये वर्ड आपको सुनने को ज्यादा मिलेगा। उसके बाद जो अर्थ समिट हुआ था 1992 का रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, वहां पे सस्टेनेबल गोल के बारे में मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बातें की गई। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसका डिफिनीशन ये है कि हम चीज़ों को, हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें। आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है वो रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करे जिससे क्या हो, आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी अपनी नीड और वांट के लिए उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो। मतलब ऐसा ना हो कि हम चीज़ों का बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे यूज कर ले रहे हैं अपने नीड्स और वांट के लिए, तो उससे क्या होगा, आगे वाली हमारे आगे जो आने वाली जनरेशन है उनके पास कोई रिसोर्स ही नहीं बचेगा जिससे वो सही से जी पाए। ठीक है, यहां पे किन चैलेंजेस को ये एड्रेस करता है, ये आपका मेनली पॉवर्टी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, पीस हो गया, इन चैलेंजेस के बारे में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करेगा, एड्रेस करता है। ठीक है, तो यहां पे आपको 4 ऑप्शन में से ये बताना है कौन सा तरीका नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो अगर पहला ऑप्शन आप देखेंगे जहां पे दे रहा है स्टिकिंग टू मेथड टू प्रमोट इनइक्वालिटी, मतलब असमानता को बढ़ावा देने के तरीकों पर अड़े रहना। ठीक, तो यही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस की जागरूकता फैलाना, ठीक है, तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने का एक तरीका है। ठीक, अगला क्या है, यूज ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग, वो भी आपका क्या होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अटेन करने में इंपॉर्टेंट है। और यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 9th, विच एपेक्स बॉडी वाज सेटअप टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। ठीक है, यहां पे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रामीण वित्त पोषण प्रणाली में शामिल सभी संस्थाओं की गतिविधियों के समन्वय के लिए कौन सी शीर्ष संस्था स्थापित की गई थी। तो इसका सबसे पहले आप जान लीजिए नाबार्ड होगा करेक्ट ऑप्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा। कब इसकी स्थापना हुई, 12 जुलाई 1982, नॉट 92। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर आपका इसका है मुंबई में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। आरआरबी आपका रीजनल रूरल बैंक हो गया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब ऑप्शंस नहीं होंगे। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, ओवरऑल सुपरविजन रखता है किस पे, रूरल रीजनल बैंक्स जो हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है इन इंडिया में, उन पे क्या करता है, ये आपका सुपरविजन करता है उनका, कौन, नाबार्ड। ठीक है, कब इसका एस्टेब्लिश मतलब फॉर्मेशन हुआ था, 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं वो साजी के बी समथिंग, हाँ आई थिंक यही है, साजी केवी। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन हमारा, रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स फॉर। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई। ठीक, फॉर, अच्छा मतलब कितने पीरियड के लिए उन्हें लोन दिया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शॉर्ट पीरियड होगा। ठीक, क्या होता है रेपो रेट में? रेपो रेट में आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देगी। ठीक, अब रेपो रेट का यूज क्या है ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए मनी सप्लाई को कम करना है या फिर इन्फ्लेशन को कम करना है, तो वहां पे क्या करती है आरबीआई, रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है। मतलब जब वो अब कॉमर्शियल बैंक्स को पैसे देगी तो इंटरेस्ट उसका क्या करेगी, बढ़ जाएगा। फिलहाल जो अभी प्रेजेंट रेपो रेट है वो आपका 2024 दिसंबर में समथिंग 6.5% है, जो प्रेजेंट रेपो रेट है। ये क्या कर दिया जाता है, आरबीआई द्वारा बढ़ा दिया जाता है जब किस चीज को क्या करना होता है, किस चीज को कंट्रोल करना होता है, मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को। मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होगी, जब यहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक से जो इंडिविजुअल्स जाके या इंडस्ट्रीज जाके लोन ले रहे हैं, फिर वहां पे भी कॉमर्शियल बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा तो लोन लोग क्या करेंगे, कम लेंगे। ठीक, तो उससे आपका मनी सप्लाई कम होगा, वहां से क्या होगा, इन्फ्लेशन फिर कंट्रोल में आएगा। ठीक है, ये लोन जो अवेल किया जाता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अल्प अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहां पे आपको दो लिस्ट फिर से दिए हुए हैं, हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाना है। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाना है। तो यहां पे आपके पास क्या है, 4 ऑप्शन लिस्ट 1 में है, 4 ऑप्शन लिस्ट 2 में है। लिस्ट 2 में क्या है, कैपिटल अकाउंट, इंडिविजुअल ट्रेड, ट्रांसफर पेमेंट, करेंट अकाउंट। ठीक है, तो अगर इन चारों को हम जान जाएं तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए कैपिटल अकाउंट क्या होता है आपका, कि जो रिसिप्ट होती है किस चीज के लिए, गुड्स एंड सर्विस का जो आपका ओवरऑल रिसिप्ट होगा वो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ठीक, ये मतलब हमारा ट्रैक करता है फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस चीज का, मतलब अपने देश के अंदर या अपने देश के बाहर फ्लो ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है उस चीज को कैपिटल अकाउंट क्या करता है, कैपिटल अकाउंट में वो चीज आती है। ठीक, नेक्स्ट आपका इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड क्या होता है कि जब हम किन्हीं इंटेंजिबल चीजों का ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इंटेंजिबल चीज क्या हो गई, जो हमें दिख नहीं रही है। जैसे अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक, फॉरेन में इस्टेब्लिश्ड है, वहां से ट्रेड हो रहा है हमारा, ठीक, इंश्योरेंस हो गया। ओवरसीज बैंकिंग कर रहा है कोई, ओवरसीज बैंकिंग हो रहा है, वो भी आपका क्या होगा, इनविजिबल ट्रेड है, जो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के ट्रेड, मतलब जो सर्विसेज वाली चीजें होती हैं उसे हम क्या करते हैं, इनविजिबल ट्रेड में शामिल करते हैं। तीसरा आपका क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट अभी हमने आपको बताया कि जहां पे बिना किसी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किए कोई पेमेंट मिल रहा है, जैसे स्कॉलरशिप हो गया या फिर सब्सिडीज हो गई गवर्नमेंट द्वारा, या फिर आपका कोई आपको फ्री में ऐसे पैसे दे रहा है, तो वो चीजें बिना आपके किसी मेहनत के, तो वो चीजें क्या होती हैं, ट्रांसफर पेमेंट में आती हैं। करेंट अकाउंट क्या हो गया, आपके बैंक अकाउंट में जो भी सेविंग है, ट्रांसफर कर रहे हैं, इन सब का जो डेटा रखता है उसे हम लोग करेंट अकाउंट बोलते हैं। तो यहां से आप मैच कर सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ए का क्या हो जाएगा, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का क्या हो जाएगा, सॉरी, कैपिटल अकाउंट का क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहां से देखते हैं। ट्रेड इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या हो जाएगा, करेंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, नेट सेल ऑफ सर्विस प्रोडक्ट्स लाइक बैंकिंग एंड टूरिज्म। ठीक,
ये आपका इनविजिबल ट्रेड हो जाएगा। लास्ट क्या है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स विदाउट प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आपको मिल गया। अच्छा, ट्रेड इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड, वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि यहां पे क्या बात की जा रही है। ठीक, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते थे, क्योंकि आप इनमें से किसी भी एक का ऑप्शन सही जानते रहते तो आई थिंक चारों में, मतलब ऐसे अगर आप वर्टिकल देखेंगे तो चारों में डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टाइम हमारे पास कम है तो हम लोग थोड़ा जल्दी करते हैं। क्या है, यहां फिर से हमें दो लिस्ट दिया हुआ है, जहां पे एक में इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है ये समझिएगा। रियल जीडीपी हम उसे बोलते हैं जब हम टोटल गुड्स एंड सर्विसेज के वॉल्यूम को मेजर करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, रियल जीडीपी होता है। तो रियल जीडीपी क्या होता है, ये आपका किस पे, कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, रियल जीडीपी किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कांस्टेंट प्राइस पे। ठीक है, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी जो भी हमारे पूरा ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है उसे हम कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट एट करेंट प्राइस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इनकम मेथड में क्या हो जाएगा, इनकम मेथड में एग्रीगेट ऑफ फैक्टर इनकम्स हो जाएगा। ठीक, और वहीं पे एक्सपेंडिचर मेथड में एग्रीगेट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर हमने कितना किया, ये दोनों हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। तो यहां से आप मैच कर सकते हो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। सॉरी, ए का 4 है, ए का 4 है, यहां हमने टिक किया है बट वो थोड़ा देखने में कंफ्यूजन हुआ। ए का 4 है आपका, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ना कि डी होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। कब लिखी, कब पब्लिश की गई, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये आपका 1936 में हुई। किसने किया, जीएम कीन्स ने किया। ठीक है, जीएम कीन्स ने किया, जो कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट बना, तो उसके मेन रीजन आपके यही जीएम कीन्स थे, जिन्होंने 1936 में एक बुक पब्लिश की, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसकी नीड लोगों को कब समझ में आई, जब ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 हुआ, तो वहां पे उन्होंने जो सिचुएशंस देखी उससे निकलने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी, लेकिन सबसे बेस्ट जो लगा वो जीएम कीन्स का, जो इन्होंने बुक में चीजें लिखी, उससे वो चीजें सबसे ऑथेंटिक मानी गई। मतलब ये माना गया कि सबसे बेस्ट यही प्रिंसिपल्स हैं। तो यहां से आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट बना। ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, जीएम कीन्स। अगला क्वेश्चन हमारा, आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द बैंक रेट। ठीक है, आरबीआई क्या कर सकती है, मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकती है, कम या ज्यादा कर सकती है। अभी हमने आपको बताया था मनी सप्लाई आपका कम कब होगा, जब रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस बताया था। एंड इंक्रीज इन बैंक रेट, अगर बैंक रेट को इंक्रीज किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है आपका, कि ये ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी है जहां पे बैंक रेट को, मतलब रेपो रेट या बैंक रेट को, इन सब चीजों को इंक्रीज करके और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसीज यूज की जाती हैं, जिन्हें हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गया, वहीं पे बैंक रेट को कम करके आपका मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग, इसका तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टर्न्स ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू, ठीक है, अगर
एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो इंसान का ह्यूमन रिसोर्सेज किस चीज में बदलेंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, ह्यूमन कैपिटल कहलाएंगे। ये हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में सब कुछ डिस्कस किया था, चारों चीज डिस्कस किया था, आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। शिक्षा में निवेश मानव संसाधन को बदल देता है, क्या कहलाता है, मानव पूंजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इफ ट्रेड डेफिसिट दिया हुआ है, ठीक है, ट्रेड में क्या है, डेफिसिट 2000 करोड़ का है, इंपोर्ट कितना हुआ है, 4000 करोड़ का हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स विल बी, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेफिसिट का फॉर्मूला आपका हो जाएगा इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। तो सिंपल सा यहां पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट की वैल्यू निकल आएगी। डेफिसिट आपको दिया हुआ है 2000 करोड़, 2000 CR, इंपोर्ट कितना दिया हुआ है 4000 CR, ठीक, माइनस एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे 2000 CR, क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोगों ने बात किया, ठीक है, इनमें पूछ रहा है कि कौन सा उनमें शामिल नहीं है, ठीक है, कौन सी सतत विकास की रणनीति में शामिल नहीं है, ये हमें बताना है। विंड एनर्जी, ठीक है, ये शामिल होगा, ठीक, सोलर एनर्जी ये भी शामिल होगा, बायो कंपोस्ट जैव खाद ये भी शामिल होगा, लैंड डिग्रेडेशन ये आपका शामिल नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18, यहां पे बोला जा रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट्स इन द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में क्या होता है, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट होते हैं। तो यहां पे बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट क्या चीज इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, देखिए गवर्नमेंट बोरोइंग की बात हो रही है, मतलब ये क्या कर रहे हैं कि कहीं से उधार ले रहे हैं, ठीक, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में शामिल नहीं होगा, ठीक है। ये कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बारो कर रहे हैं डेफिसिट को, जो फिस्कल डेफिसिट है उसे कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट कहीं से बारो कर रही है, तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका टैक्स रेवेन्यू जो आ रहा है, ये आपका क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की इनकम जनरेट हो रही है, तो यहां से रेवेन्यू जनरेट हो रही है, ये आपका टैक्स शामिल होगा इसमें। तीसरा क्या है, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन बाई अ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है और उस पर कोई इंटरेस्ट पा रही है तो वो भी आपका क्या होगा, रेवेन्यू में होगा। डिविडेंड्स अर्न्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो डिविडेंड्स अर्न कर रही है गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो ये भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, BCD, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, उसी को हिंदी में यहां पे एक बार देख लीजिएगा। सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियों में शामिल है, सरकारी उधार नहीं शामिल होगा, ठीक है। बाकी आपके कर राजस्व, सरकार द्वारा ऋण पर ब्याज और सरकार द्वारा अपने निवेश पर अर्जित लाभांश, ये तीनों शामिल है, ठीक। 19th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वन काइंड ऑफ डेफिसिट इन द एनुअल बजट विल हैव टू बी फाइनेंस्ड थ्रू बोरोइंग्स। अभी ये चीज हमने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट अगर बारो कर रही है तो वो क्या कर रही है, फिजिकल डेफिसिट जो होता है उसको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है, ठीक। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वार्षिक बजट में एक प्रकार के घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होगा, तो उसे हम लोग क्या करते हैं उसको, तो इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, इट इज नोन एज फिजिकल डेफिसिट। जो फिजिकल डेफिसिट रहता है उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है, उधार लेती है, ठीक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राजकोषीय घाटा। लास्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम कैन आल्सो बी कॉल्ड एज। जब हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है, अगर आप देखोगे तो वहां पे हम बता रहे थे अगर आपको कि आपका नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, अच्छा मैंने नहीं बताया था उस चीज को, इसे हम लोग नेशनल इनकम को एक चीज नाम से और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, तो यहां से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम कैन आल्सो बी कॉल्ड आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये होता है आपका आज का क्लास कंप्लीट होता है यहां पे। बाकी आप लोगों को अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ठीक है, अपने डाउट को, और उसको मैं खुद रिप्लाई करूंगा या फिर यहां से कोई आपको रिप्लाई कर देगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आज आपका लास्ट है जहां पे आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं कोर्सेज पे 20% का, तो आप जल्दी से जल्दी उसे अवेल करने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो, अदरवाइज इसमें कहीं ना कहीं आपका ही घाटा रहेगा अगर आप 10 दिन मतलब कल को अगर ज्वाइन करने जाते हैं जहां पे आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी आपको 20% का डिस्काउंट है तो आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। बाकी आप लोग जुड़े रहिए CUET कॉन्सेप्ट से। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए।